नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज संतूर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, पादप जनन क्रिया के द्वारा अपनी नई संतति को उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन, ये ऐसी तीन विधियां हैं जिसके द्वारा पादप नई संतति को निर्मित कर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इन तीनों जनन में से सबसे ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है वो है लैंगिक जनन। इस जनन के द्वारा पादपों में संतति वृद्धि के साथ साथ नए गुणों का समावेश होता है जो उस पादप को वातावरण के प्रति और अधिक अनुकूलित बनाता है। लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए पादपों में विशेष ऋतु में या समय में फ्लावर बनते हैं, अर्थात पुष्प पादप का जनन अंग होता है। पुष्प में कुल दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिन्हें सहायक अंग और आवश्यक अंग कहेंगे। आवश्यक अंग वे होते हैं जो जनन क्रिया में और जनन क्रिया हेतु आवश्यक होते हैं, अर्थात युग्मकों का निर्माण करने वाली संरचना। और सहायक अंग वे होते हैं जो जनन क्रिया को संपन्न करने हेतु सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोलिनेशन क्रिया को संपन्न करने के लिए कीटों को, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पुष्प का एक विशेष रंग होता है, वो इसके सहायक अंगों के द्वारा संपन्न होता है। सहायक अंग के रूप में दल और बाह्यदल माने जाते हैं और आवश्यक अंग के रूप में नर जनन संरचना पुंकेसर और मादा जनन संरचना स्त्री केसर होती है। तो हम आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पुंकेसर की संरचना, पुंकेसर का परिवर्तन कैसे होता है और उसमें पाए जाने वाले लघु बीजाणु धानी की विकास, संरचना और लघु बीजाणु जनन की क्रिया को पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक प्रारंभ होता है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर से। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर एक आवश्यक अंग के रूप में जाना जाता है। पुंकेसर की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो सामान्य प्रारूपिकी पुंकेसर इस प्रकार का दिखता है। एक प्रारूपिकी पुंकेसर है। इस पुंकेसर में कुल 3 भाग पाए जाते हैं। जो लंबे तंतुवत संरचना होती है वो तंतु कहलाता है। जो इसके ऊपरी भाग में विशेष आकृति गोलाकार या फूली हुई संरचना होती है वो इसके परागकोश कहलाता है। परागकोश और पुतंतु के बीच पाई जाने वाली एक कनेक्टिव स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू या इसको यूजी कहते हैं। विद्यार्थियों, पुतंतु इस पुंकेसर को फ्लावर से बाहर निकालने में या फ्लावर तक ही रखने का कार्य करता है, अर्थात ये परागकोश को उस स्थिति में लाके छोड़ता है जिससे उसमें पॉलिनेशन आसानी से हो सके। परागकोश वह स्ट्रक्चर है जिसमें लघु बीजाणु धानियों का विकास होता है और उसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस पुंकेसर की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर परागकोश है। ये परागकोश जाति विशेष के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कि ये 2 पालियों से निर्मित होता है, तो उसको हम द्विपालीवत परागकोश कहते हैं। कभी कभी ये 1 पालीवत भी होता है। कक्षा
12th के अंतर्गत परागकोश अथवा लघु बीजाणु धानी का एक अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाया था जो तितली के समान है। विद्यार्थियों, वो द्विपालीवत संरचना थी। हम उसी को थोड़ा सा विस्तृत प्रारूप से यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। परागकोश उसमें उपस्थित होने वाली पालियों के आधार पर दो प्रकार का होता है। द्विपालीवत अथवा डाइथिकस, एक पालीवत मोनोथिकस। जब दो पालियों में पाया जाता है उस स्थिति में इसकी एक पाली बड़े आकार की जबकि दूसरी पाली होती है वो छोटी होती है। एक पाली बड़ी और दूसरी पाली छोटे आकार की, एक सामान्य सा डायग्राम। प्रत्येक पाली के अंतर्गत पाई जाने वाली इन संरचनाओं को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो जब दो पालीवत संरचना पाई जाती है उसमें प्रत्येक पाली में दो बीजाणु धानियाँ पाई जाती है तो कुल 4 बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। ऐसी स्थिति में इस परागकोश को चतुष्क बीजाणु धानिक परागकोश या टेट्रा स्पोरेंजियट टाइप का परागकोश कहते हैं। टेट्रा स्पोरेंजियट या चतुष्क बीजाणु धानिक। अधिकांश पादपों में परागकोश द्विपालीवत होता है और पालियाँ टेट्रा स्पोरेंजियट टाइप्स की पाई जाती है। लेकिन फैमिली मालवेसी जिसके अंदर गुड़हल पाया जाता है, जिसमें कपास होता है, जिसमें भिंडी होता है, इनमें और मालवेसी के साथ में एक मोरिंगा प्लांट और है। मोरिंगा जीनस में परागकोश एक पालीवत होता है अर्थात एक ही पाली पाई जाएगी। जब एक पाली पाई जाएगी उस कंडीशन में केवल 2 बीजाणु धानियाँ प्रेजेंट होगी, तब उसको नाम देते हैं बाई स्पोरेंजियट द्वि बीजाणु धानिक। अर्थात बीजाणु धानियाँ कितनी होगी यहाँ पर? 2। या फिर एक पाली में एक ही बीजाणु धानी प्रेजेंट हो सकती है। तो सेकेंड ऑप्शन आता है, तो एक बीजाणु धानी जब प्रेजेंट होगी तो उसको नाम देंगे मोनोस्पोरेंजियट। विद्यार्थियों, मोनोस्पोरेंजियट प्रकार के पॉलन सैक या परागकोश आर्थोथोम्बियम नामक प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। किसमें मिलेगा? आर्थोथोम्बियम। मालवेसी में मोनोथिकस है लेकिन बाइस्पोरेंजियट प्रकार का है और अधिकांश प्रजातियों में डाइथिकस है, टेट्रा स्पोरेंजियट प्रकार का है। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि परागकोश एक पालीवत हो सकता है, द्विपालीवत हो सकता है। द्विपालीवत होगा तो टेट्रा स्पोरेंजियट प्रकार का होगा, एक पालीवत होगा तो बाइस्पोरेंजियट प्रकार का होगा अथवा मोनोस्पोरेंजियट प्रकार का होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इस एंथर का अथवा परागकोश का डेवलपमेंट कैसे होता है। एंथर के अथवा लघु बीजाणु धानी का परिवर्धन की प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले पुष्पासन के शेष भाग की कुछ कोशिकाएं वृद्धि करके कोशिकाओं का एक विभेदित अविभेदित समूह का निर्माण करते हैं और यही अविभेदित कोशिकीय समूह अनडिफरेंशियल पोलन कोश पोलन सैक सेल्स कहलाती है। इस समय ये कोशिकीय समूह केवल और केवल बाह्य एपिडर्मिस और आंतरिक कोशिकाओं का नियमित एक संरचना होती है। आंतरिक कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त होकर विभेदित होना प्रारंभ होती है और ऐसी कोशिकाओं को आर्कीस्पोरियल सेल्स नाम देंगे। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स यहाँ पर यदि वो टेट्रा स्पोरेंजियट प्रकार का पोलन सैक है तो 4 अलग अलग कोनों पर आर्कीस्पोरियल सेल्स समूह का निर्माण करता है। बाइस्पोरेंजियट है 2 जगह और मोनोस्पोरेंजियट है 1 जगह।
तो यहाँ पर इस समय कोशिका समूह है, इसमें बाह्य एपिडर्मिस पाई जाएगी और आर्कीस्पोरियल सेल्स पाई जाएगी। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स धीरे धीरे विभेदित होना प्रारंभ होता है। आर्कीस्पोरियल सेल्स में विभेदन के पश्चात सबसे पहले प्राइमरी पैराइटाइल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनता है। पैराइटाइल सेल्स इस लेयर के बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की ओर स्थित होती है। पैराइटाइल सेल पुनः अपनत विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो परतों का निर्माण करता है। बाह्य परत एंडोथीसियम कहलाएगी और आंतरिक परत पैराइटल कोशिका कहलाएगी। तो यहाँ पर सबसे बाह्य जो बना हुआ है वो अभी एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस के नीचे वाली जो परत बनती होती है उसको एंडोथीसियम नाम देते हैं। एंडोथीसियम। इस एंडोथीसियम के नीचे पाई जाने वाली कोशिका के समूह को पैराइटल्स कहते हैं। पैराइटल अगेन परिणत अपनत विभाजन के द्वारा मिडल लेयर का निर्माण करता है और मिडल लेयर की सबसे आंतरिक परत, ये मिडल लेयर, इस मिडल लेयर की सबसे आंतरिक परत जिसमें स्पष्ट रूप से दिखने वाले बड़े आकार का केंद्रक डेवलप होता है, उसमें जीवद्रव्य की मात्रा ज़्यादा होती है, संचित खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में संचित होना प्रारंभ होती है। ऐसी आंतरिक परत टेपेटम के रूप में कार्य करना प्रारंभ करती है। तो ये जो आंतरिक परत की कोशिका है उसको हम नाम देते हैं टेपेटम, जो पोषक उत्तक के रूप में कार्य करती है। सबसे आंतरिक भाग की कोशिका है जो कि मूल रूप से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के रूप में जानी जाती है। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस समय उनकी कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रत्येक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो जो ये कोशिका है इनको कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल म्योसिस के द्वारा डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। इस प्रकार से बनी हुई संरचना को लघु बीजाणुधानी या माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। ये जो डायग्राम है वो एक माइक्रो स्पोरेंजियम को शो करा है, जबकि इसमें टोटल होते हैं जाति विशेष के अनुसार 4 प्रकार के। इस प्रकार से एक पुष्पासन पे डेवलप होने वाला अविभेदित कोशिकीय समूह धीरे धीरे संपूर्ण पोलन सैक का निर्माण करता है। उस पोलन सैक के जस्ट नीचे की स्थित कोशिकाएं भी वृद्धि करके एक लंबु तंतुबद्ध संरचना का निर्माण करता है, जिसको पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। पुतंतु और परागकोश मिलकर के पुंकेसर संरचना को निरूपित करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम इस पोलन सैक के लघु बीजाणुधानी की पूर्ण रूप से विस्तृत संरचना का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।